जय श्री श्याम। हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू एवरीवन। मैं हूं सीए प्रेरक जैन एंड एज प्रॉमिस्ड 2026 में सीखेंगे हम जीएसटी कंप्लीटली। कंप्लीट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी 360 डिग्री हम लेंगे इस साल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ जीएसटी। पहले हम पूछते हैं जीएसटी कितना, जीएसटी क्या रेट, जीएसटी कौन पेमेंट करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या जीएसटी लगेगा? तो ये चीज हमको पता करेंगे बाय स्कोप ऑफ जीएसटी कि क्या जीएसटी लगेगा, क्या जीएसटी किसी ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं है। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी अगर हो जाता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होएगा, कोई जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, कोई उसकी इनवॉइसेस नहीं बनेगी, कोई जीएसटी की रिटर्न्स नहीं होंगी। तो दैट इज वाई आईसीएआई, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, वो भी एक हाई वेटेज देता है इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जीएसटी के अंदर आ रही है या कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी हो रही है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ये हमें पता चलता है बाय सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। उससे हमें पता चलता है कि जीएसटी कब लगता है। कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर हम करते हैं किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विसेज की या दोनों की, कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस या दोनों का अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और भी कुछ आइटम्स आते हैं इसमें, जैसे कि इसमें पेट्रोल आ जाता है, इसमें डीजल आता है, इसमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल आता है। अगर आप इनकी डीलिंग करते हैं, इनका सप्लाई करते हैं, तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। अदरवाइज कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई, कोई भी गुड्स का, सर्विसेज का या दोनों का, वो जीएसटी के अंदर आता है। इसमें इंटरस्टेट सप्लाई भी होता है। इंटरस्टेट यानी बिटवीन टू स्टेट्स। एग्जाम्पल दिल्ली और कोलकाता। सप्लाई अगर ये दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? विद इन स्टेट, विद इन स्टेट अगर आप सप्लाई करते हैं तो दैट इज इंटर स्टेट। दो स्टेट्स के बीच में अगर सप्लाई हो रही है यानी आप दूसरे स्टेट के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज इंटर स्टेट। तो जीएसटी इस केस में लगेगा, वो सप्लाई माना जाएगा। पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते थे उस पर एक्साइज लग जाता था, आप सेल करते थे उस पर वैट लग जाता था, आप सर्विस प्रोवाइडर थे तो आपके ऊपर सर्विस टैक्स लग जाता था। लेकिन मैंने पहले भी बताया, जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, सिंगल टैक्सेबल इवेंट यहाँ पे होता है, सप्लाई। यहाँ पे डजेंट मैटर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यहाँ पे डजेंट मैटर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे डजेंट मैटर आप सेल कर रहे हो। अगर आपकी सप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो स्कोप ऑफ सप्लाई में आ जाएगा, स्कोप ऑफ जीएसटी में आ जाएगा। अगर कोई सप्लाई नहीं तो कोई जीएसटी नहीं। लेकिन ये सप्लाई 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 हमने इतनी बार सुन लिया, सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, सप्लाई ऑफ बोथ हो, इंटर स्टेट हो, जीएसटी लग जाता है। लेकिन ये सप्लाई क्या है? सेक्शन 7 इसके बारे में बात करता है, स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो या और बोथ हो, फॉर द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी इट कैन बी मनी, एक्सचेंज हो सकता है, बाटर हो सकता है, काइंड में हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, फॉर द कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए कंसिडरेशन लेके किसी भी गुड्स को, सर्विस को या दोनों को सप्लाई करते हो, तो डेट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई। इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इवन इफ फॉर बिजनेस और नॉट, ये भी कवर होता है। आपने बाहर से, यूके से या यूएस से कोई सर्विस को इंपोर्ट किया, अपने लिए अपने सर्विस ली, तो वो भी जीएसटी के दायरे में आता है। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, आप देखेंगे इसको। कुछ एक्टिविटीज होती है जो कि शेड्यूल 1 में कवर होती है, जो कि बिना कंसिडरेशन के, यानी वहां पे कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई काइंड नहीं है, बार्टर नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, किसी भी टाइप का कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल वो जीएसटी में आ जाएगा, वो जीएसटी में कवर हो जाएगा। ये बात करेगा शेड्यूल 1।
ठीक है, तो एक बिग पिक्चर देखते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई एक्चुअली क्या होता है। नॉर्मल सेल या सर्विस आप कर रहे हो, जीएसटी लग जाएगा। फ्री सप्लाईज आप दे रहे हो, मैंने पहले भी बताया था, फ्री सप्लाईज हो गया, एग्जीबिशन हो गया, इन चीज़ों के लिए जब आप गुड्स को भेजते हो, अप्रूवल बेसिस के लिए भेजते हो, तो उस केस में वो सप्लाई के अंदर आते हैं और उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आप कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन सैलरी या सेल ऑफ लैंड इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो वर्ड है इन फर्दर कोर्स, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसका मतलब क्या है। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए इसके बारे में बात करेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिकल पार्ट। सप्लाई में क्या आता है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। मैंने आपको बताया, सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, तो ये सारी चीजें जो है सप्लाई में कवर हो जाती है। एग्जाम्पल लेते, सीए ने कोई फीस चार्ज करी अपनी, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो है जीएसटी लग जाएगा। शॉपकीपर है, मटेरियल भेज रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। आप ऑफिस दे रहे हो रेंट पर, सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसके ऊपर भी आपका जीएसटी लगेगा। सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये था ऑल आर सप्लाई। एसेंशियल एलिमेंट्स सप्लाई के लिए क्या होता है, ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, 4 की 4 कंडीशंस एक साथ अगर फुलफिल हो रही है तो वो सप्लाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, सर्विसेज का, या दोनों का, कंसिडरेशन लेके कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, और ये टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो रहा है, यानी इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी क्या हुआ इसका मतलब, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो इंडिया का जो लैंड है, दिस इज टैक्सेबल टेरिटरी, दिस इज टैक्सेबल टेरिटरी। तो इंडिया के अंदर जो भी सप्लाई हो रहा है या इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, तो वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स कुछ एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि सप्लाई है, यानी समथिंग इज गिवन, सप्लाई यानी आप कुछ दे रहे हो। कंसिडरेशन यानी कुछ आपको मिल रहा है। बिजनेस यानी कमर्शियल एक्टिविटी, और टेरिटरी यानी इंडिया, मैंने आपको बताया टैक्सेबल टेरिटरी यानी अपना इंडिया। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक फादर ने अपने सन को मोबाइल गिफ्ट दिया, तो सप्लाई तो है, बट ऑफ कोर्स सप्लाई कुछ आपने दिया, लेकिन क्या कुछ आपको मिला? नहीं। क्या आपने बिजनेस एक्टिविटी में दिया था? नहीं, तो सप्लाई ही नहीं होगा। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, पेमेंट मिल रहा है आपको, या तो पैसे में मिल रहा है, या काइंड भी हो सकता है, मैंने आपको बताया, अदरवाइज भी हो सकता है, बार्टर भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है, इट वुड बी एनीथिंग। ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, पहले मिल चुका है, मिलने वाला है, या आगे जाके मिलेगा। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी का एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया, काइंड हो सकता है, एक्सचेंज आपने कुछ किया है वो हो सकता है, बार्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो दिस इज कंसिडरेशन। लेकिन अगर आपको कोई डिपॉजिट मिला है, कोई पैसा आपको डिपॉजिट मिला है, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने उस डिपॉजिट को एडजस्ट कर दिया, आपने कोई सेल किया या कोई सर्विस प्रोवाइड किया, और जो आपके पास डिपॉजिट था, उस डिपॉजिट को आपने उस सेल से या सर्विस जो आपने प्रोवाइड किया, जो सप्लाई आपने किया, उससे एडजस्ट कर दिया, तो वो डिपॉजिट कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अनटिल एंड अदरवाइज वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि आपको कोई एडवांस मिला, बट ऑफ कोर्स ये तो आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मैंने बोला डिपॉजिट रिफंडेबल है, वो कंसिडरेशन नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट कर दिया यानी अब वो कंसिडरेशन माना चला जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बार्टर ऑफ गुड्स, तो ये तो बट ऑफ कोर्स कंसिडरेशन है। एनी अदर काइंड नॉन मॉनेटरी, ठीक है। तो बिजनेस, बिजनेस क्या होता है अब, नाउ व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस यानी कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन जैसे कि सीए, डॉक्टर, लॉयर, एडवेंचर या वेजर या क्लब्स, एसोसिएशंस, गवर्नमेंट, नॉन सर्विजन, ये सारी चीजें जो है बिजनेस में इंक्लूड्स होती है। ये प्रॉफिट मोटिव हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई हम डिफाइन कर रहे हैं कि सप्लाई क्या है, सप्लाई पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है डजेंट मैटर। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी कोई चीज का सप्लाई करता है, और हो सकता है कि वो सप्लाई जीएसटी के अंदर आ जाए, जीएसटी के अंदर आ गया, लेकिन जीएसटी ने आगे जाके अगर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट पहले तो ये पता करना है क्या वो सप्लाई है, और अगर सप्लाई है तो क्या वो जीएसटी के दायरे में आएगा, तो ये चीज हमको पता चलेगी यहाँ से। एग्जाम्पल वही चैरिटेबल ट्रस्ट सेलिंग बुक्स, प्रॉफिट मोटिव तो नहीं है लेकिन बिजनेस तो है, तो जीएसटी तो यहाँ पे लग जाएगा। आगे जाके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को एग्जाम्पशन लिस्ट से बाहर कर सकते हैं, किया भी हुआ है, तो वो एक डिफरेंट मैटर है। बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज।
अगर आप कोई भी सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन, तो वो बट ऑफ कोर्स सप्लाई है, चाहे वो पर्सनल यूज हो, इवन इफ नॉट फॉर बिजनेस। यानी या तो आप पर्सनल यूज के लिए करो, बिजनेस के लिए करो, बिजनेस के लिए नहीं करो, डजेंट मैटर। अगर आप सप्लाई ले रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो वो जो है स्कोप ऑफ सप्लाई में, स्कोप ऑफ जीएसटी में कवर हो जाएगा। जैसे कि सप्लायर तो बैठा है हमारा आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया यानी हम बोलते हैं यूके में बैठा है या यूएसए में बैठा है। आप हो रिसिपिएंट, आप हो रिसिपिएंट समझ लो मिस्टर ए, आप हो मिस्टर ए, आप बैठे हो इंडिया के अंदर। तो और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा यहाँ पे, इस केस में इंडिया हो जाएगा। जीएसटी लगेगा क्या? बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे जीएसटी लगेगा, ये स्कोप ऑफ जीएसटी में कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एक इंडियन रेजिडेंट लेता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बिल्कुल है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। फॉरेन कंसल्टेंट एडवाइजिंग इंडियन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी है, फॉरेन एग्जांपल यहाँ पे एक्सवाईजेड लिमिटेड है। एक्सवाईजेड लिमिटेड ने क्या किया, एबीसी इनकॉर्पोरेशन यूएसए की कंपनी से कोई कंसल्टेंसी की सर्विस ली, तो सर्विस ली है, इंपोर्ट है, कंसिडरेशन पेमेंट होगा, जीएसटी क्या होगा, लग जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा, जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ सप्लाईज होती है विदाउट कंसिडरेशन, जो कि मैंने आपको बताया शेड्यूल 1 में कवर होती है। तो नॉर्मली सप्लाई में तो कंसिडरेशन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कोई कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं है, कोई मनी नहीं, कोई एक्सचेंज नहीं, कोई बार्टर नहीं, कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बट वो सप्लाई है और वो जीएसटी में कवर होगी। शेड्यूल 1 कवर करता है उन चीज़ों को। वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट शेड्यूल 1। जैसे कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, आपका कोई बिजनेस चल रहा था, आपने उसके अंदर एसेट खरीदे हुए थे, उसके ऊपर आपने एक आईटीसी, आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। लाइक एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। पार्टी ए ने क्या किया, पार्टी बी से परचेज किया कंप्यूटर्स, किस चीज के लिए, अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए। 1 लाख रुपए का कंप्यूटर था, उसके ऊपर 18% का लगा जीएसटी, वो हो गया 1,18,000, जिसमें 18,000 तो है जीएसटी का कंपोनेंट। अब पार्टी ए को क्या है, 18,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। आईटीसी जिसको बोलते हैं, वो पार्टी ए को वापस मिल जाता है उसके जीएसटी पोर्टल में, उसके जीएसटी वॉलेट में। ये एक सेपरेट टॉपिक है, आईटीसी हम वहां पे कवर करेंगे। तो आईटीसी आपने ले लिया, तो क्या किया पार्टी ए ने, फ्यूचर में पूरा बिजनेस को ही सेल कर दिया, बिजनेस को सेल कर दिया। तो इसके ऊपर आईटीसी तो अपन ले चुके थे, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट कर रहे हैं। तो उस केस में भी जो है यहाँ पे ये कवर हो जाएगा अंडर जीएसटी। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पर्सन यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स, होल्डिंग सब्सिडरी, रिलेटिव्स। रिलेटेड पर्सन है, इनके बीच में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो शेड्यूल 1 में कवर होती है, डजेंट मैटर कंसिडरेशन है या नहीं है। कंपनी प्रोवाइड फ्री कंसल्टेंसी टू सब्सिडरी, मेरी सब्सिडरी कंपनी है, मैंने उसको फ्री में कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो क्या मैं उससे पैसे लेने वाला हूँ, मैं उससे पैसे नहीं लेने वाला, वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा और उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी सेम पैन बट डिफरेंट जीएसटी नंबर्स, यानी एचओएन ब्रांच आर ट्रीटेड ए सेपरेट पर्सन अंडर जीएसटी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, इसका एक रजिस्ट्रेशन तो है दिल्ली में, एक रजिस्ट्रेशन है कोलकाता में। तो मिस्टर ए का पैन कार्ड तो सेम ही रहेगा, हर जगह पैन कार्ड सेम आएगा, लेकिन ब्रांच तो अलग अलग है। हो सकता है एक हेड ऑफिस हो, एक ब्रांच हो, दोनों अलग अलग है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो हो गए, दो अलग अलग हो गए, लेकिन पैन मेरा सेम है, डिफरेंट जीएसटी नंबर्स। तो ये जो है इसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। यूएस में या यूके में मेरा कोई रिलेटेड पर्सन बैठा था, मैंने उससे इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, या मेरी खुद की कोई एस्टेब्लिशमेंट थी, मैंने उससे लिया और मैंने कोई भी कंसिडरेशन का पेमेंट यहाँ पे नहीं किया, तो क्या जीएसटी लगेगा? अगर मैं रिलेटेड पर्सन से ले रहा हूँ या ऑन फॉरेन ब्रांच से ले रहा हूँ, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फॉरेन पेरेंट कंपनी प्रोवाइड फ्री मैनेजमेंट सपोर्ट टू इंडियन सब्सिडरी, जीएसटी अंडर शेड्यूल 1 के अंडर कवर हो जाता है और जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है।
शेड्यूल 1 का बहुत एक इजी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। हेड ऑफिस ने ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर किया, जीएसटी लग जाएगा, शेड्यूल 1 में कवर है। फ्री सर्विसेज आप अपनी सिस्टर कंसर्न या अपनी सब्सिडरी या ब्रांच से या डिवीजन से ले रहे हो, जीएसटी लग जाएगा। फॉरेन पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी जो कि इंडिया के अंदर है उसकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जीएसटी लग जाएगा। फ्री गिफ्ट आपको अनरिलेटेड पर्सन से मिल रहा है, ये जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, यहाँ पे कोई सेम पैन डिफरेंट जीएसटी नंबर्स कवर नहीं होता, यहाँ पे आपका कोई रिलेटेड पर्सन नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए था। यहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं है, तो फिर अभी अनरिलेटेड पर्सन है, उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे कंसिडरेशन होता, ये फ्री नहीं होता, तो बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो है जीएसटी लग जाता। रियल लाइफ इलस्ट्रेशन एक देखते हैं। हेड ऑफिस मेरा है दिल्ली में, ब्रांच है मेरी रायपुर में, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, कोई प्राइस यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे जो है पेपर्स, मेरा मटेरियल है पेपर, मैंने उसको ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे सप्लाई तो किया, जीएसटी भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी वो है डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम पैन बट डिफरेंट जीएसटी नंबर्स, तो यहाँ पे मेरा जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। शेड्यूल 2 यहाँ पे बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई का क्लासिफाई करता है कि क्या वो गुड्स है या सर्विसेज। अब हमें ये तो पता चल गया कि सप्लाई है, तो वो जीएसटी के अंदर आ रहा है। वो सप्लाई कब बन रहा है, वो शेड्यूल 1 के तहत क्या विदाउट कंसिडरेशन अगर हम उसको डील कर रहे हैं, तो भी वो क्या सप्लाई है या नहीं है। बट सप्लाई में क्या वो गुड्स है या क्या वो सर्विसेज है, ये अब हम पता करेंगे। फिजिकल एसेंस आपको किसी चीज का मिल रहा है, जैसे कि ये फिजिकल एसेंस है, तो ये तो बट ऑफ कोर्स गुड्स है। मैं कुछ बोल के आपको बता रहा हूँ, दैट इज सर्विस। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इस चीज को समझना कि क्या वो गुड्स है या क्या वो सर्विसेज, उन चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लीगल पोजीशन यहाँ पे, शेड्यूल 2 डज नॉट क्रिएट अ सप्लाई। शेड्यूल 2 ये नहीं बताएगा कि क्या वो सप्लाई है, बट वो ये बताएगा क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इट ओनली क्लैरिफाइज अ ट्रांजेक्शन आफ्टर सप्लाई ऑलरेडी एग्जिस्ट। सबसे पहले तो आप देखेंगे सेक्शन 7, हम देखेंगे सेक्शन 7, कंसिडरेशन नहीं है तो आप शेड्यूल 1 में चले जाएंगे। लेकिन शेड्यूल 2 आप देखेंगे, सेक्शन 7 देखने के बाद क्या वो सप्लाई है, हाँ है, तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है, ये पता करने के लिए आप आ जाएंगे शेड्यूल 2 में। यानी कैसा हुआ, सेक्शन 7 में आप देखेंगे सप्लाई, सप्लाई है, आ जाओ शेड्यूल 2 में। अब ये बताएगा वो गुड्स है या सर्विसेज है। इट ओनली क्लासिफाइज सप्लाई। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, गुड्स, रेंटिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो आप, अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे हो, प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, रेस्टोरेंट का सर्विस, ये तो सबको पता है सर्विस। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, सर्विस। बिल्डिंग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया था। अगर आपकी कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है, कंप्लीटेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जीएसटी लगेगा। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, जीएसटी लग जाएगा। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हो, वो आता है सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को सेल करना या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को सेल करना, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इसमें बहुत जो है लोगों को डिफिकल्टीज आती है। आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा लेट मी नो, मैं बहुत और अच्छे से बता दूंगा। एग्जाम्पल, फ्लैट आपने बेच दिया बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वही उसी चीज का एग्जाम्पल आ गया। सप्लाई तो है, क्लासिफाई सर्विस भी होगा, जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा, ये है बिफोर। लेकिन अगर मान लो, एक बार वापस बता देता हूँ, अगर ये होता आफ्टर, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो उस केस में क्या होता, जीएसटी नहीं लगता, ये आउट ऑफ जीएसटी प्रोविजन हो जाता। अब बात करेंगे शेड्यूल 3 की, एक्टिविटीज नॉट अ सप्लाई। शेड्यूल 3 डील करता है कि ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो सप्लाई है ही नहीं, जो कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी हो गया, यानी इनके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, ना ही वो गुड्स है ना ही वो सर्विस है, कंप्लीटली आउटसाइड जीएसटी हो गया, जीएसटी की दुनिया से बाहर हो गया। वो क्या है, जैसे कुछ एक्टिविटी, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, रिलेशनशिप है, नहीं लगेगा। कोर्ट और ट्रिब्यूनल सॉवरेन फंक्शन, जीएसटी नहीं लगेगा। लैंड बेच रहे हो, कंप्लीटेड बिल्डिंग जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, नॉट अ सर्विस नॉट अ गुड, जीएसटी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम्स यानी लॉटरी, बेटिंग,
गैम्बलिंग, इन तीनों को छोड़ दो तो लॉ पे जो लॉ बताता है जीएसटी लग, पर इनको लगेगा। लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग अगर आप करो इनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, इनके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी नहीं लगेगा। रियल लाइफ एग्जांपल, सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को जीएसटी नहीं लगता, सप्लाई नहीं है जीएसटी नहीं लगेगा। आपने फ्लैट बेचा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, सप्लाई नहीं है जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ गुड्स है जो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक गुड्स है जिनको अगर हम अपना स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 के अंदर देखेंगे तो वो सप्लाई तो माना जाएगा, वो सप्लाई के अंडर कवर भी हो जाएगा, उनके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी भी आ जाएगी, बट गवर्नमेंट ने उनको स्पेसिफिकली बताकर ही दायरे से ही बाहर कर दिया। जैसे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू पीते नहीं, पीना पीना भी नहीं, गलत बात। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाता है। मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी आपकी जो प्लेन्स में डलता है, ये सब जो है जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, ये इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। फ्यूचर में कभी नोटिफाई हुआ जीएसटी लग गया तो एक अलग बात है, अदरवाइज एट प्रेजेंट ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, कंप्लीटली बाहर है, इनके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। दीज आर टैक्स अंडर अदर लॉज, किसी पे एक्साइज लगता है, किसी पे वैट लगता है, बट ये जीएसटी तो नहीं लगता अब इनके ऊपर, पहले भी नहीं लगता था, कभी नहीं लगता था। कंप्लीट फ्लो, हाउ टू एनालाइज एनी क्वेश्चन है, हम एक बार ये भी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सीए अप्रोच एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पता करेंगे क्या वो सप्लाई है सेक्शन 7, कंसिडरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है शेड्यूल 2 एक बार आप चेक कर लो, क्या वो फ्री में तो नहीं है क्या। बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल पर्पस नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए कभी भी सप्लाई नहीं होता, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, अपन ने देखा था इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस पर्पस होना चाहिए। शेड्यूल 1 देख लो, ट्रांसफर या सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है क्या। शेड्यूल 3 देख लो, क्या वो सप्लाई के अंदर कवर होता है या पूरा कंप्लीटली बाहर हो गया है। फिर पता चल जाएगा गुड्स या सर्विसेज है, क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे चेक करेंगे, गुड्स या सर्विसेज अगर है तो जीएसटी उसके ऊपर लग रहा है, आप उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट कर देंगे। इस अप्रोच से आप जाएंगे, कभी भी एग्जाम में आप प्रैक्टिस में आप फेल नहीं करेंगे, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि वो जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, उसको जीएसटी में कवर होता है या नहीं होता है। फाइनल समरी एक बार अपन देख लेते हैं। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई, अगर आप सप्लाई करेंगे तो ही जीएसटी लगेगा, डजेंट मैटर वो विद और विदाउट कंसिडरेशन है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आपको आरसीएम में भी टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाता है, एक डिफरेंट टॉपिक है, हम इसको डिफरेंटली कवर करेंगे, अलग से कवर करेंगे। शेड्यूल 1 बताता है विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 3 पूरा ही जीएसटी से बाहर निकाल देता है, और शेड्यूल 2 बताता है कि कोई सप्लाई नहीं थी, यानी क्लासीफाई सप्लाई करता है, वो क्लासीफाई करता है। सो थैंक यू सो मच। फाइनेंस विद सीए प्रेरक। जीएसटी कोशिश करके देखो, बेहद आसान है, सिर्फ प्योर लॉजिक्स का गेम है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।